बिना टाइम पास किए शुरू करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्तों। मूवी की स्टार्टिंग में हमें कोर्ट रूम दिखाया जाता है। एक फैमिली है जो कि एक शादी करने के लिए यहाँ पे आए हैं। मूवी की मेन लीड कैरेक्टर जिसका नाम वानी है वो बहुत ही प्यारी सी तैयार होकर बैठी है अपनी शादी के लिए, और तब उसके पास में कॉल आता है कि उसका जो फियांसे है जिसका नाम महेश है, आईटी कंपनी के अंदर काम करता है, वो एयरपोर्ट पे खड़ा है। उसे बहुत अच्छा खासा प्रमोशन मिल गया है और वो आज ही जाने वाला है। वानी इस बात के ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करती है कि महेश यानी कि उसका जो फियांसे है वह आज की डेट में नहीं आया है, बल्कि वह आगे डेट पोस्टपोन करवा सकती है। इसकी बजाय वानी के फियांसे से उसे सुनने के लिए मिलता है कि वो इस शादी में इंटरेस्टेड नहीं है, उसे कोई और लड़की मिल गई है और वो मूव ऑन कर जाए, क्योंकि महेश तो मूव ऑन करके फॉरेन शिफ्ट हो रहा है और वो इंडिया में लौट के कभी नहीं आएगा। वानी इन सब बातों को सुन के बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाती है, वहीं पे चक्कर खा के गिर जाती है और एक बहुत बड़े डिप्रेशन के अंदर चली जाती है। लगभग 6 महीने के डिप्रेशन के अंदर कहानी 6 महीने बाद ही शिफ्ट होती है। वानी का ना कहीं दिल दिमाग लग रहा था, किसी भी चीज में उसे इंटरेस्ट नहीं था। उसके घर वाले रोज उससे बात किया करते थे, उसे नई चीजें करने के लिए कहा करते थे, लेकिन वानी अभी तक कवाब नहीं हो पाई थी। हम देख पाते हैं कि वानी को लिखने का बहुत शौक था, इसी के कारण वो एक जर्नलिज्म कंपनी के अंदर गई थी जहां पे बस उसे लिखना था। स्टार्टिंग के अंदर ही वो एक लड़के से टकराती है, जिस चक्कर में उसकी बुक वहीं पर रह जाती है। अब यह है हमारी कहानी का मेन लीड कैरेक्टर जिसका नाम है कृष कपूर। उसने वानी की नोटबुक को उठा लिया था। वानी अपना इंटरव्यू देती है जहाँ पे उसकी ना कोई एक्सपेक्टेशन थी ना ही किसी और चीज की उसकी डिमांड थी। बहुत ही प्योर सोल की लड़की थी, तो यहाँ के जो इंटरव्यूअर थे वो वानी को एक ही बार में सेलेक्ट कर लेते हैं। जाने से पहले वानी की वापस से कृष से मुलाकात होती है। कृष उसे उसकी नोटबुक लौटाता है और आपस में ये लोग नाम वगैरह डिस्कस कर ही रहे थे, तो कृष अपना नाम नहीं बताता बल्कि कहता है कि अभी पता चल जाएगा तुम्हें कि मेरा नाम क्या है। असल के अंदर यहाँ का जो जर्नलिस्ट है उसने एक गलत न्यूज़ छाप दी थी। जिस चीज को लेकर कृष्ण ने बहुत मेहनत करी थी, जिस गाने को लेकर कृष्ण ने बहुत मेहनत करी थी, उसकी बजाय सारा क्रेडिट किसी और को मिल चुका था। इसी चक्कर में कृष्ण ने इसी जर्नलिस्ट को बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा था। यहाँ पे इस मारा पीटी को देख के वानी थोड़ी बहुत डर भी गई थी, लेकिन उसे यह समझ में आ गया था कि कृष्ण एक ऐसा लड़का है जो कि हमेशा सच्चाई का साथ देता है, कभी भी गलत चीजों को या नेपोटिज्म को नहीं बढ़ाता है। और वहां से कृष्ण और वानी की स्टोरी स्टार्ट होती है। अब जब हमें पता चल ही गया है कि कृष्ण एक सिंगर है, एक आर्टिस्ट है, तो उसका पूरा का पूरा एक बैंड ग्रुप भी था। इसी के ग्रुप में एक अमीर लड़का था जिसे पूरे के पूरे वीडियो के क्रेडिट्स मिल गए थे, सॉन्ग्स के क्रेडिट्स मिल गए थे। तो इस चक्कर में कृष्ण को बहुत गुस्सा आ रहा था और उसने अपने पूरे बैंड से नाता तोड़ लिया था। तो यहाँ पे सब उसे यही कहते हैं कि अकेला तू क्या ही उखाड़ लेगा, क्या कर लेगा तू। लेकिन तब वहाँ पे कृष्ण खुद को प्रूव करने के लिए इतने सारे लोगों के बीच में सारी ट्यून सेट करके ऑटो ट्यून करके वहाँ पे प्ले करता है, वहाँ पे गाना गाता है और हर कोई उसके गाने के बहुत बड़े दीवाने हो जाते हैं। यानी कि यह बात तो साफ थी कि कृष्ण आज गाना गाए, चाहे कल गाना गाए, चाहे अकेला गाए, चाहे ग्रुप के साथ गाए, वो एक राइजिंग स्टार है ही। सेम टाइम पे वानी को भी देखते हैं जिसने लिखना शुरू कर दिया था। जब से वह कृष्ण से मिली थी, कहीं ना कहीं उसके मन के अंदर कृष्ण की एक इमेज बन चुकी थी और वह चीजें नई नई लिखती भी जा रही थी। सेम टाइम पे कृष्ण भी अब आगे बढ़ता जा रहा था। अकेला होने के बावजूद भी वह कहीं ना कहीं सक्सेसफुल के राह पे ही था। कृष्ण का एक बहुत ही अच्छा दोस्त है जिसका नाम केवी है, वो उसे किसी बड़े प्रोड्यूसर से मिलाना चाहता था। अब यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर एक और सिंगर है जिसका नाम प्रिंस है, लेकिन उसे कोई अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा था, ना तो कोई अच्छा सिंगर मिल रहा था, ना ही कोई कंपोजर मिल रहा था, और उसे किसी के साथ तो कोलैब करना ही था। केवी ने खुद की जैकेट चेक लगा के कृष्ण को कहीं ना कहीं प्रिंस से मिलवाने के बारे में सोचा कि इनका कोलैबोरेशन बहुत ही अच्छा साबित होगा। अब यहाँ पे हम विनीत को भी देखते हैं जो कि मेन प्रोडक्शन हाउस वाला है, मेन प्रोड्यूसर है। वो भी कृष्ण के एटीट्यूड को लेके कुछ खास खुश नहीं था, लेकिन कृष्ण को पता था कि इस प्रोड्यूसर को भी इस बंदे की जरूरत है, यानी कि कृष्ण की जरूरत है, तो ये भी ज्यादा एटीट्यूड ना दिखाए, क्योंकि कृष्ण यहाँ पे आर्टिस्ट है, वो किसी का एहसान लेने के लिए नहीं आया है। अगर वो खुद की चीजें प्रोवाइड करवा रहा है तो उसे भी बदले के अंदर पूरे पूरे क्रेडिट्स चाहिए, क्योंकि वो अगर सॉन्ग देगा तो उसके बदले में उसका नाम तो होना ही चाहिए। यही गाइस मूवी इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप अपनी कोई चीज प्रोवाइड करवा रहे हो तो आपको उसके बदले में उसका क्रेडिट मिलना ही चाहिए। लेकिन सबसेंट बात यहाँ पे आके अटक जाती है कि काफी जल्दी, यानी कि बहुत कम टाइमलाइन के अंदर उसे एक सॉन्ग चाहिए था। कृष्ण कंपोज कर सकता था, सिंगिंग कर सकता था, लेकिन लिख नहीं सकता था। इसी वक्त कृष्ण की नजर उस लड़की पे जाती है जो कि उसने उस जर्नलिस्ट के ऑफिस के अंदर देखी थी। कृष्ण को यह भी पता था कि यह लड़की नोटबुक के अंदर गाने लिखती है। हैंड टू हैंड कृष्ण उठा के इस लड़की को सबके सामने ले आता है। लेकिन वानी तो यहाँ पे किसी और ही काम से आई थी, वो यहाँ पे सुपरस्टार प्रिंस के एक इंटरव्यू के लिए आई थी, लेकिन वानी को वो इंटरव्यू नहीं मिल रहा था। अब जब कृष्ण ने उसे साइन कर लिया था कि तुम मेरे लिए गाने लिखो ही क्या, तो कहीं ना कहीं वानी भी मना नहीं कर पाती है। और वानी यही बात जाके जब अपने ऑफिस में बताती है कि गाने लिखने के बदले उसे प्रिंस सुपरस्टार का इंटरव्यू भी मिल जाएगा, तो एक तरीके से उसके दोनों काम हो गए थे, यानी कि उसे गाने लिखने के लिए भी मिल गए थे, साथ ही साथ वो अपनी कंपनी के लिए भी कुछ अच्छा कर पा रही थी। अब यहाँ पे वानी का काम शुरू हो जाता है। वो कृष्ण के साथ में स्टूडियो में पहुंचती है जहाँ पे उसे एक गाना लिखना था, लेकिन यहाँ पे कृष्ण की कुछ आदतें वानी को बहुत परेशान करती है, जैसे कि कृष्ण का स्मोक करना, कृष्ण का गालियां बकना, साथ ही में वो एक चीज और कहती है कि 8:30 बजे के बाद में वो काम नहीं करेगी, उसे टाइम से घर जाना है। अब यहाँ का एनवायरनमेंट भी कहीं ना कहीं वानी को बिल्कुल पसंद नहीं आता, वो बहुत ज्यादा सफिकेट फील कर रही थी। लेकिन इस बात के ऊपर कृष्ण से उसका अच्छा खासा झगड़ा हो जाता है। कृष्ण का कहना था कि बहुत अच्छे अच्छे गाने इस स्टूडियो में लिखे गए हैं, तुम्हें शांति चाहिए तो लो, मैं शांति दे देता हूँ, अगर तुम्हें गाने चाहिए तो वो पीछे प्लेबैक म्यूजिक लगा देता है। इन सब चीज़ों से तो वानी और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, उन सब चीज़ों को तो वो लिख ही नहीं पा रही। तब वो कृष्ण को समझाती है कि गाने ऐसे नहीं लिखे जाते हैं, गाने को लिखने के लिए एक माहौल चाहिए। आप किसी चीज़ से कनेक्ट करते हैं, अपनी प्रीवियस मेमोरीज के अंदर जाते हैं, आप किसी अच्छे इंसान को याद करते हैं, किसी अच्छी मेमोरी को याद करते हैं, तब जाके आप एक अच्छा गाना लिख पाते हैं।
तुम्हारे लिए क्या है कि कहीं पे भी बैठ जाओ, कहीं पे भी गाना लिख दो, ऐसे गाने नहीं बनते हैं। अगर कोई गाना दिल को छूना चाहिए तो वो गाना दिल से लिखा भी जाना चाहिए। ये बात कहीं ना कहीं जाके क्रिश को समझ में आने लगी थी और वह वानी को सही माहौल देने के लिए अपने साथ ले जाता है एक खुले से स्टेडियम के अंदर, जहाँ पे वह क्रिकेट खेलता है और खुद के बारे में बताता है कि उसे कैसे पूरी दुनिया से अपना नाम सुनना है, हर कोई बस उसका नाम पुकारे, क्रिश कपूर क्रिश कपूर। और यह बातें अब जाके कहीं ना कहीं वानी कनेक्ट कर रही थी कि क्रिश को क्या बनना है, और इन सब चीज़ों को देख देख के वो नया गाना लिखना शुरू करती है। अब तक वानी ने बहुत सारी लाइंस लिख दी थी, क्रिश भी उन आधी आधी लाइंस को पढ़ के हैंड टू हैंड कंपोज भी करने लगा था। ये दोनों टाइम साथ में स्पेंड करने लगे थे। जैसे ही वानी का टाइम आ जाता है 8:30 बजने का, तो क्रिश की एक कह सकते हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन थी इस पूरी मूवी की कि मेरे पास अभी भी कुछ लम्हे बाकी है। यानी कि 8:30 बजने से कुछ मिनट पहले ही वो उसे घर तक छोड़ देता था, लेकिन कुछ सेकंड्स के लिए रोकता भी था। वानी भी अच्छा महसूस करने लगी थी, कब अप होने लगी थी। क्रिश के साथ में टाइम बिताते बिताते वो भी बहुत चेयर अप हो गई थी और बहुत अच्छी अच्छी लाइंस लिखने लगी थी। उसने अब तक आधा गाना लिख लिया था। साथ ही में उसे ये भी पता चलता है कि क्रिश का एक बैंड भी था, लेकिन क्रिश ने उस बैंड को छोड़ दिया है और अब जाता भी नहीं है। क्रिश को वो समझाती है कि उसे अपने बैंड को छोड़ना नहीं चाहिए। क्रिश कहीं ना कहीं वानी की बात मान के अपने पुराने बैंड को जॉइन कर लेता है, उनके साथ में गाना बजाना शुरू करता है, अच्छी अच्छी चीजें शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही यह गाना पूरा होता है और क्रिश ये गाना प्रोड्यूसर को देता है, तो प्रोड्यूसर कहता है गाना बहुत अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा रोने धोने वाला गाना है, थोड़ा लेके आओगे तो ही काम चलेगा, रैप लेकर आओ इस गाने के बीच में। अब यहाँ पे क्रिश कहता है कि ठीक है, मैं आप लोगों को रैप प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन वानी कहती है कि हमने ये गाना इतने मन से लिखा है, ये गाना दिल को छू जाएगा, तुम इस गाने को बनाओ तो सही, तुम इस गाने के ऊपर काम तो करो। लेकिन क्रिश कहता है कि सुनो मेरी बात, ये सब प्यार भरे गाने अगर मेरे साथ में नहीं चलेंगे तो मैं कभी भी नेम फेम नहीं कमा पाऊंगा। मुझे पैसे चाहिए, मुझे और भी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए। मैं गरीब होकर मरना नहीं चाहता, बल्कि मुझे सिर्फ और सिर्फ पैसे चाहिए। तो अगर तुम इसमें रैप लिख सकती हो तो रैप लिखो। वानी बहुत समझाती है कि देखो ये गाना बहुत फेमस होगा, एक बार तो मेरी बात सुनो। लेकिन क्रिश को कोई ना कोई चीज़ बहुत बुरी तरीके से ट्रिगर कर रखी थी, क्योंकि इसी वक्त हम देखते हैं कि कुछ पुलिस वाले आते हैं और एक शराब पीने वाले आदमी को क्रिश के सामने छोड़कर चले जाते हैं, ये कहकर कि यह आदमी आज भी दंगा ही कर रहा है। असल के अंदर कुछ टाइम पहले क्रिश ने एक दारू पीने वाले आदमी को देखा था, जिसे देखकर उसने रास्ता बदल लिया था। यह आदमी क्रिश का बाप था, जो कि दारू के नशे में बहुत ज्यादा खुद की जिंदगी खराब कर चुका था कि उसका दोस्त उसे संभालता है और यहाँ से लेके जाने लगता है। लेकिन क्रिश के बाप के पैर में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो सीधा सीधा चल पाए, इवन वो पैसे के लिए कहीं ना कहीं चोरी चिकारी करने लग गया था। तो क्रिश गुस्से के अंदर आके कहता है कि क्या चाहिए आपको? पैसे चाहिए ना, ये पकड़ो पैसे। अब यहाँ पे क्रिश का बाप कहीं ना कहीं मरना भी चाहता था, तो क्रिश खुद ही अपने बाप को उठा के सामने फेंक देता है कि लो मरो, आपको मरना है तो अभी के अभी मरो, हमारी लाइफ से अभी जाना है, अभी के अभी जाओ, ये पैसा पकड़ो और चले जाओ। बस ये सारी चीजें वानी देख रही थी और अब जाके वानी को पता चलता है कि क्रिश का एक बहुत ही डार्क सीक्रेट है, एक बहुत ही डार्क पास्ट है कि उसकी अपने फैमिली से नहीं बनती, या फिर फैमिली के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो कि चल रही है। अब जब वानी के सामने क्रिश की सारी कहानी आ गई थी तो वानी भी अपने आप को नहीं रोकती है। रात में जाके जब क्रिश खुद का फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा था, जब गेम खेल रहा था, तो वो भी आके अपनी सारी कहानी बता देती है कि कैसे उसे एक लड़का पसंद था, जिसने उसे एंड मोमेंट पर डिच कर दिया सिर्फ एक लड़की के खातिर, क्योंकि उसे एक प्रमोशन चाहिए था, उसे नई कंपनी चाहिए था। उसके बाद में वानी बहुत बुरे डिप्रेशन में चली गई, लेकिन जब से क्रिश उसकी लाइफ में आया है तब से उसने जीना सीखा है, वापस से अपनी नई लाइफ स्टार्ट करी है, और क्रिश उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब जाके ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्ट फील कर चुके थे। तभी यहाँ पे क्रिश को खुद के फादर का कॉल आता है, उसके आसपास के लोगों का, कि उसके फादर फिर से कहीं ना कहीं कोई दंगा कर रहे हैं। तो क्रिश जैसे ही किसी बार के अंदर पहुंचता है तो उसके बाप के ऊपर हर कोई चिल्ला रहा था, पैसे वैसे मांग रहा था, और जैसे ही जब उसका पर्स ले लिया जाता है तो क्रिश का बाप बहुत जोर से चिल्लाता है कि मुझे पैसे चाहिए, मैं पैसे दे दूंगा, मेरा पर्स वापस कर। असल के अंदर क्रिश के फादर के वॉलेट के अंदर उसकी वाइफ की फोटो थी। प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि क्रिश की मां मर गई थी और क्रिश का जो बाप है उसकी मां के मरने के गम के अंदर पागल हो चुका था। उसने इवन छोटे से बच्चे को भी छोड़ दिया था, बस उसकी मां के गम के अंदर वो दारू पीने लग गया, पूरी लाइफ खराब कर दी उसने खुद की। तो इसी चक्कर के अंदर अब इसके फादर की नई लाइफ शुरू करने के लिए उन्हें रिहब सेंटर के अंदर डालना जरूरी था, जिसके पैसे काफी ज्यादा थे, यानी कि 9 रुपए माइनस 1 लाख थे, और एकदम से क्रिश पैसों को एडजस्ट नहीं कर पाता। कहीं ना कहीं अब वो इसी मैनेजर के पास में जाता है, प्रोड्यूसर के पास में, और जो राइट्स थे, यानी कि अगर राइट्स अगर वह सेल कर देता है तो उसे काफी सारे पैसे मिल सकते थे, यानी कि क्रिश का खुद का बनाया हुआ गाना अब उसके खुद के नाम पे भी नहीं चलेगा। तो यही जाके वो प्रोड्यूसर को कहता है कि मैं आपको एक गाना साइन करता हूँ जिसमें मुझे कोई राइट्स नहीं चाहिए, आप प्लीज से वो कॉन्सर्ट करवा लो, आपको जो भी सही लगे आप आराम से करो, बस मुझे अभी पैसों की जरूरत है। यानी कि अपना पहला सपना उसने वहीं पे तोड़ दिया कि वो फेमस हो सकता था, लेकिन फिर भी फेमस नहीं हुआ। कहीं ना कहीं क्रिश और वानी के बीच में एक गाने की डील हुई। यह गाना जैसे ही पूरा होता है तो क्रिश वानी को कहीं ना कहीं छोड़ देता है और कहता है कि मैं अब तुम्हें अपने साथ में ज्यादा टाइम तक नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि मेरा काम खत्म हो गया है, और तुम चाहो तो यहाँ से जा सकती हो, अपनी नई लाइफ स्टार्ट कर सकती हो। मेरा तो क्या है, मैं तो स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हूँ, स्ट्रगल करूंगा और भी नई नई चीजें करूंगा, और वैसे भी मेरा गाना अब तो कोई और गा रहा है, तो मैं वो चीजें वैसे ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। वानी जब ये बातें सुनती है कि क्रिश इतना ज्यादा अकेला है और इस वक्त उसे किसी की जरूरत है, तो वो उसका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ती है। यहाँ एक वक्त क्रिश प्रिंस का शो देखने के लिए गया था, वही गाना जो उसने खुद ने लिखा था, खुद ने कंपोज करा था, खुद ने सिंग करा था, वो गाना अभी कोई और गा रहा है। तभी यहाँ पे वानी आ जाती है उसका साथ देने के लिए, और तब जाके कहीं ना कहीं इनकी स्टोरी शुरू हो जाती है, क्योंकि वानी क्रिश को अकेला नहीं देखना चाहती थी।
ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं, इंटीमेट हो जाते हैं और अब एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते थे। कृष ने अपना ग्रुप वापस से ज्वाइन कर लिया था, उसके सारे बैंड मेंबर्स उसे वापस से मिल चुके थे। कृष डरने लगा था, जहाँ पे वो बहुत ज्यादा स्मोक करता था वानी ने उसकी स्मोकिंग छुड़ा दी थी, उसके सिंगिंग हैबिट्स बदल दी थी, चीजें बहुत ज्यादा अच्छी होती जा रही थी। एक दिन जब कृष वानी को छोड़ने जा रहा था, उसी वक्त वानी के पेरेंट्स ने कृष को देख लिया था। उस वक्त वानी के पेरेंट्स कुछ बोलते नहीं है, लेकिन घर पे आके कहीं ना कहीं अब कृष को भी सुनाया जाता है कि तुम ऐसे वैसे लड़के हो, तुम आखिर इस लड़के को छोड़ क्यों नहीं देते हो, एक बार पहले भी इसकी लाइफ खराब हो गई है, किसी ने उसे छोड़ दिया था, तुम खुद भी उसे शादी नहीं कर पाओगे, मेरी बेटी कोई टाइम पास नहीं है। और सेम टाइम पे वानी की माँ आके उसे भी सुनाती है कि तू पागल हो गई है क्या, तेरे साथ पहले क्या हुआ था तुझे पता नहीं है, ये लड़के बहुत आवारा होते हैं, तेरा यूज करके तुझे छोड़ देंगे, तू ऐसे कैसे किसी के ऊपर बिलीव कर सकती है। वानी की सारी पास्ट मेमोरी ट्रिगर हो जाती है, वो अभी तक जितनी हील हुई थी वापस से उसी जोन में चली जाती है और बेहोश होकर वहीं पे गिर जाती है। अब सबके सब हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, उसे लेके उसका ट्रीटमेंट होने लगता है, सिटी स्कैन MRI वगैरह सब कुछ होने लगते हैं। साथ ही में उसकी माँ भी कृष को कहती है कि शादी करेगा तो उससे नहीं कर पाएगा ना, चला जा यहाँ से अभी के अभी। लेकिन वानी का फादर उसे शांत कराता है और कहता है कि जाके मिल लो उसे, अब कहीं ना कहीं कृष की सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो उसे छोड़ देना चाहिए था। लेकिन कृष अंदर आते ही सबसे पहले वानी से यही कहता है कि हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। वानी जब ये लाइन सुनती है कि शादी कर लेना चाहिए तो वानी हंसती है और कहती है तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें पता भी है कि शादी क्या चीज है, कितनी बड़ी चीज है, तुम एकदम अपने इनिशियल मोड पे हो, स्टार्टिंग मोड पे हो, तुम काम करोगे, तुम्हें बहुत कुछ करना है, आगे बढ़ना है, इस बीच में आखिर तुम शादी की बात कैसे कर सकते हो। क्योंकि इसी वक्त पे कृष के पास अब ऑफर्स आने लग गए थे, उसे बाहर कॉन्सर्ट के अंदर जाना था। तो यहाँ पे जब वानी उसे प्रॉमिस दिलवाती है या उसे विश्वास दिलवाती है कि वो कहीं भी नहीं जाएगी, उसके साथ ही रहेगी, बस कृष को अभी अपने काम के ऊपर फोकस करना चाहिए, जिसके पीछे वो इतना भाग रहा था नेम फेम सब चीजों के लिए, तो उसे अभी थोड़ा सा स्ट्रगल करना चाहिए। वानी उसे गुड बाय करके कृष को भेज देती है, क्योंकि कृष को गोवा जाना था एक बहुत बड़े कॉन्सर्ट के लिए, क्योंकि उसका एक गाना बाहर निकल चुका था और यूट्यूब पे वो बहुत ज्यादा फेमस हो चुका था। कृष गोवा पहुंचता है तो उसके लिए काफी सारी पब्लिक पहले से ही खड़ी थी। अब इवन कृष को इस चीज के ऊपर बिलीव भी नहीं था कि वो एकदम से रातों रात फेमस कैसे हो गया, क्योंकि उसके फ्रेंड केवी ने वो गाना यूट्यूब पे डाल दिया था। कृष कहीं ना कहीं अब एक राइजिंग स्टार बन चुका था और विनीत जो कि एक प्रोड्यूसर था वो भी कहीं ना कहीं कृष को साइन कर लेता है उसकी एक टीम बनाने के लिए। यानी कि एक तरफ तो कृष अपने एकदम पीक पे था और वहीं पे हम वानी को देखते हैं जिसे कि अब न्यूरोसर्जन से मिलने के लिए कंसल्ट किया गया था। वानी एक न्यूरो के पास में जाती है, कह सकते हैं कि साइकेटिस्ट के पास में जाती है और वो साइकेटिस्ट एकदम जनरल नॉर्मल टेस्ट करती है और वानी से कुछ क्वेश्चंस पूछती है। सबसे पहले तो वो पूछती है कि आखिर तुम ये डायरी क्यों लिखती हो, तो वानी कहती है कि बस मुझे लिखना पसंद है और मैं कुछ चीजें भूल जाती हूँ तो मैं इसमें लिख लेती हूँ। यहाँ पे ये डॉक्टर वानी से कुछ नॉर्मल सवाल पूछती है, एक एड्रेस बताती है, आज की डेट पूछती है, साथ ही में अपने भाई की एज पूछती है, यानी कि छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछती है और उसके बाद में वानी से बातें करने लगती है। लगभग 2 मिनट के बाद में जब यही क्वेश्चंस वानी से वापस पूछे जाते हैं तो वानी को यह भी नहीं पता था कि आज की डेट क्या है, वानी को यह नहीं पता कि उसके भाई की एज क्या है, वानी को यह नहीं पता कि जो एड्रेस अभी 1 मिनट पहले कहा गया है वो एड्रेस क्या है। वानी को खुद समझ में आ गया था कि उसके साथ में कुछ तो गलत है। अब यहाँ पे ये डॉक्टर उसे बताती है कि यह बीमारी बहुत ही रेयर है, हर किसी को नहीं होती है, बड़ी उम्र वालों को हो सकती है क्योंकि उनकी उम्र बड़ी हो गई है और वो मेमोरी लॉस कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी उम्र बहुत कम है, यानी कि वन ऑफ द रेयर केसेस में से एक है जिसे अल्जाइमर कहा जाता है। तुम्हारी स्टेज अभी अर्लियर है, कुछ थेरेपीज के साथ में कुछ मेडिसिन के साथ में तुम्हारे इस चीज को रिकवर किया जा सकता है, लेकिन हो सकता है कि वक्त के साथ में ये चीजें बढ़ती जाए। तुम्हें अपने पेरेंट्स को बताना पड़ेगा, तुम्हारे जितने भी क्लोज वंस हैं उन्हें तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम्हें ये बीमारी है, ताकि वो तुम्हारे साथ रहे, हर वक्त तुम्हें चीजें याद दिलाते रहे। ये चीजें तो वानी के दिमाग में और भयंकर घर कर जाती है कि आखिर यह क्या हो गया एकदम से उसके साथ में। वानी कुछ दिनों से कॉल नहीं उठा रही थी, जिस वक्त कृष शो करने के लिए गया था तो इसी वक्त कृष सीधा सामने आ जाता है और कहता है कि तुम्हें पता भी है कि मेरा आखिर कितना बड़ा शो था, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी, वहाँ पे इतने सारे लोग आ गए थे। यानी कि कृष अपने साथ में हुई जितनी भी चीजें अच्छी अच्छी थी वो सब कुछ वानी को बताता है। अब वानी बताना तो चाहती थी कि उसे अल्जाइमर हो गया है, वो चीजें भूल रही है, लेकिन कृष की इतनी खुशी को देख के वो कोई भी चीज बताती ही नहीं है बल्कि सारी चीजें छुपा लेती है। कृष अपने साथ में वानी को लेके जाता है, ये दोनों साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन तब भी वानी कुछ नहीं बता पाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वानी की जो डॉक्टर है वो उसे अलग अलग चीजें करने के लिए कहती है कि तुम्हें ये थेरेपी पे जाना चाहिए, तुम्हें अपने लोगों को बताना चाहिए। अब वानी वापस से अपनी पुरानी मेमोरीज के साथ में ट्रिगर होने लग गई थी, वो धीरे धीरे करके चीजों को भूलती जा रही थी। एक वक्त ऐसा आता है कि वानी जब अपने ऑफिस के अंदर काम कर रही थी तो उसका जो सबसे बड़ा ट्रॉमा था, कह सकते हैं कि जिसके पीछे वो मेमोरीज को भूलने लगी थी, यानी कि उसका फर्स्ट रिलेशनशिप महेश, वो उसके लाइफ में वापस आ गया था। वो उसकी कंपनी का स्पॉन्सर बन के आया था जो कि आगे के कुछ इवेंट्स के अंदर स्पॉन्सर करने वाला था। वानी जैसे उसे देखती है तो मानो कि वो कृष को भूल ही जाती है एकदम से, और उसे लगता है कि जैसे वो महेश से अभी अभी मिली है और महेश उससे वापस से शादी करने वाला है और ये दोनों एकदम नए नए रिलेशनशिप में है। महेश को ये सब मजाक लगता है और उसे लगता है कि वानी उसके साथ में कोई मजाक की बातें कर रही है, और तब जाके वानी को एकदम से याद आता है कि नहीं नहीं, महेश तो उसकी लाइफ से जा चुका है, कृष उसकी लाइफ में है। कृष किसी नए कॉन्सर्ट के लिए जा रहा था और खुद के बैकपैक कर रहा था। वानी एकदम शांत बैठी थी और वानी से कृष काफी सारी बातें कर रहा था, लेकिन एकदम से वानी गुस्से के अंदर उठती है और कृष का बैकपैक करने लग जाती है। तब कृष कहता है कि 1 मिनट, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मैंने जस्ट अभी अभी तो बैकपैक किया, तुम्हारे सामने ही तो किया, हम दोनों ने साथ मिलकर पैक किया है। तब वानी कहती है कि नहीं, मैं तो बस एडवांस में कपड़े रख रही थी। यानी कि वानी की इतनी छोटी छोटी मेमोरी भी लॉस होने लग गई थी, उसे याद ही नहीं है कि कुछ देर पहले ही अभी कृष ने बैकपैक करा है और वो वापस उसका बैकपैक कर रही थी। कृष कहीं ना कहीं इस वक्त वानी को छोड़ के नहीं जाना चाहता था इस कॉन्सर्ट के लिए, लेकिन वानी बहुत
बहुत फोर्स करती है कि नहीं तुम चले जाओ, तुम जल्दी से वापस आ जाना, हम तब साथ में रहेंगे। और इस बार भी क्रिश चला जाता है और वानी यहाँ पे अकेली रह जाती है। अब यहाँ पे इनके ऑफिस का एक इवेंट था जिसके अंदर महेश यहाँ पे आया था। वानी एकदम वापस से सारी चीजें भूल जाती है कि उसके लाइफ में क्रिश भी है, बल्कि वो महेश के साथ में उसी पॉइंट पे पहुंच जाती है जहाँ पे महेश के साथ में चीजें खत्म हुई थी, यानी कि इनकी शादी होना। और वो महेश को बार बार में हाथ पकड़ के पूरे इतने भरे लोगों के बीच में चिल्लाने लगती है, कहने लग जाती है कि तुम तो मेरे साथ में थे ना, हम दोनों तो शादी करने वाले हैं, तुम मुझे छोड़ के मत जाना, तुम आखिर ऐसे कैसे कर सकते हो। महेश को लगता है कि यह लड़की पागल वागल हो गई है कि ऐसे कैसे कर सकती है। वो कहीं ना कहीं वानी का फायदा भी उठाना चाहता था, लेकिन तभी वहां पे वानी जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है कि तुम मुझे छोड़ के मत जाना, तुम मेरे साथ में शादी करोगे ना, तुम आखिर ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम मेरे साथ रहोगे ना। और वहां पे एक बहुत बड़ा सीन क्रिएट हो जाता है। महेश की यहाँ पे वाइफ भी आई हुई थी और महेश वहां पे काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड को कह के वानी को बाहर फेंकवा देता है। वानी बहुत एम्ब्रेस हो जाती है और वहां से चली जाती है। अपने कॉन्सर्ट के अंदर जाने ही वाला था, प्लेन के अंदर चढ़ने वाला था, लेकिन वह वानी को जब कॉल करता है वानी कॉल नहीं उठाती है, तो उसका फोन कोई और उठाता है क्योंकि वानी का बैग सिक्योरिटी गार्ड के पास में था और सिक्योरिटी गार्ड क्रिश को सारी कहानी बता देता है। क्रिश उसी वक्त पूरा कॉन्सर्ट छोड़ के प्लेन में से बिना बैठे भाग के आता है इसी होटल के अंदर जहाँ पे शायद वानी हो सकती थी, और अब उसे वानी के बैग से रिपोर्ट्स मिल जाती है। क्रिश के सामने सारी बात आ चुकी थी कि वानी को अल्जाइमर है, वो चीजें भूल रही है और वानी इस वक्त अपनी मेमोरी को रिकवर करने के लिए उसी जगह पे गई थी जहाँ पे क्रिश गेम खेला करता था, अच्छा फील किया करता था। और आके क्रिश कहता है वानी को कि मुझसे कितना छुपा ली थी तुम, मुझसे आखिर ये चीजें छुपाई क्यों तुमने। वानी कहती है मैं एक दिन सब चीजें भूल जाऊंगी, मैं एक दिन हर मेमोरी भूल जाऊंगी। तो क्रिश का कहना था कि मेमोरी भूल जाओगी ना, कोई बात नहीं, हम रोज नई मेमोरी बनाएंगे, आखिर क्या क्या भूल जाओगी, डे टाइम वक्त मेमोरीज में हर एक चीज नहीं बना दूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वानी कहती है कि तुम्हें चली जाना चाहिए, तुम्हें साथ में नहीं रहना चाहिए, मैं बहुत चीजें गड़बड़ कर रही हूँ, कुछ भी याद नहीं है मुझे, मैं इवन खुद को भी भूलती जा रही हूँ, मैं आखिर तुम्हें कैसे याद रखूंगी। जहाँ पे क्रिश उसे बहुत विश्वास दिलाता है कि मेरे लिए आज का वक्त जरूरी है, मेरे लिए आने वाला वक्त जरूरी नहीं है, मुझे आज की डेट में बस तुम दिख रही हो और मुझे तुमसे मतलब है, मुझे और किसी भी चीज से मतलब नहीं है। क्रिश का फ्यूचर गया भाड़ में और अभी वो सिर्फ और सिर्फ वानी के साथ ही रहना चाहता था क्योंकि उसकी जो तबीयत है वो टाइम के साथ में खराब होती जा रही थी। अब वानी के घर पे ये सजेशन दे दिया गया था कि उसे जल्द से जल्द किसी शांति भरी जगह में ले जाया जाए ताकि वो और ज्यादा ट्रॉमा फील ना करे। अब घर पे यही झगड़ा हो रहा था कि वानी के साथ उसके फादर जाएंगे या मदर जाएंगे, लेकिन आखिर के अंदर बात आती है कि क्रिश के साथ वानी जाएगी ताकि वो कुछ टाइम उसके साथ रहे, अच्छे से फील करे चीजें और वो जल्द से जल्द बस रिकवर हो जाए सिर्फ और सिर्फ अपनी मेडिसिन से ही। अब तक वानी की माँ क्रिश को पसंद नहीं करती थी, लेकिन जिस वक्त क्रिश वानी को लेकर जा रहा था तो कहीं ना कहीं उसकी माँ ने भी क्रिश को एक्सेप्ट कर लिया था कि यह बंदा वानी की इस सिचुएशन को भी एक्सेप्ट कर रहा है। तो सोचो ये बदनाम कितना अच्छा हो सकता है। जिसके बाद में क्रिश वानी को अपने साथ ले जाता है। ये लोग रिसोर्ट में रुकते हैं, बहुत नई नई मेमोरीज बनाते हैं, बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। बीच बीच के अंदर वानी कुछ चीजों को भूलती भी जा रही थी, लेकिन क्रिश उसे भूलने नहीं देता है बल्कि उसे याद दिलाता है। ये बहुत सारी नई नई मेमोरीज क्रिएट करते हैं, अच्छी अच्छी चीजें करते हैं। साथ ही में अब यहाँ पे क्रिश के दोस्तों का कॉल आता है जो कि उसे बताते हैं कि हमारे शोज बहुत ज्यादा हिट जाते जा रहे हैं, बस कमी है तो मेन लीड सिंगर की कमी है, तूने जो भी चीजें कंपोज करी थी वो चीजें हम बैक टू बैक करते जा रहे हैं और बहुत फेमस भी होते जा रहे हैं। तब यहाँ पे क्रिश को कुछ तो पैसों की जरूरत पड़ गई थी, तो वो यहाँ पे कह देता है यार तू मेरा एक गाना और कर दे, तू मेरा एक कॉन्सर्ट और कर दे, बस मुझे पैसे ट्रांसफर करवा दे, क्योंकि या तो शायद उसके फादर को जरूरत थी या फिर उसे यहीं पे वानी के साथ रहने की जरूरत, तो इसीलिए वो शोज के अंदर नहीं जाता है बल्कि वानी के पास वापस चला जाता है। यह बातें कहीं ना कहीं वानी भी सुन चुकी थी कि उसे उसके शोज के लिए जाना चाहिए और वो बस यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहा है, लेकिन क्रिश का तो ये बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं था। उसके अकॉर्डिंग तो उसे वानी के साथ में ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना था। अब यहाँ पे वानी खुद के गाने के बारे में बताती है कि उसने कैसे ये सयारा नाम का गाना लिखा और वो आगे की चीजें लिखने वाली है। तब यहाँ पे क्रिश पूछता है कि इसके आखिर इसका मतलब क्या है, जहाँ पे वानी समझाती है कि बहुत सारे तारों में जो एक तारा होता है अकेला रहता है उसका नाम सयारा है। जब भी मैं तुम्हें याद करूंगी या जब भी तुम मुझे याद करोगे तो सीधा आसमान में देखना, हम एक दूसरे को वहीं पे मिलेंगे, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और तब से वानी ने वो गाना लिखना शुरू करा था सयारा, जो कि अब तक का वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग है और वही गाना कहीं ना कहीं क्रिश अब अपने कॉन्सर्ट के अंदर परफॉर्म करने वाला था। आखिरकार वो वानी को साथ ले गया था और ये दोनों बहुत टाइम बाद में शो पे आने वाले थे। क्रिश का भी यह एक बहुत ही बड़ा कॉन्सर्ट होने वाला था, सारी चीजें एकदम मैनेज, वो वानी के साथ में खड़ा था। वानी उसे बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रही थी कि सारी चीजें अच्छी होंगी, तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करोगी, सबसे ज्यादा मैं चिल्लाऊंगी, सबसे आगे मैं खड़ी रहूंगी, तालियां मैं बजाऊंगी। और एक ये परफेक्ट बिल्कुल आशिकी वाला सीन ही था जहाँ पे मानो श्रद्धा कपूर कह रही है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और सेम यहाँ पे वानी भी कह रही है मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन जैसे ही क्रिश ऊपर स्टेज पे चढ़ने वाला था एकदम से वानी को धक्का लगता है, वह जैसे ही पीछे मुड़ती है तो उसके सामने महेश आ जाता है और यहीं पे वानी की सारी कहानी खत्म हो जाती है। वानी एकदम से बुरी तरीके से ट्रिगर हो जाती है, एकदम से पुराने पास्ट में चली जाती है। उसे याद ही नहीं होता है कि उसकी लाइफ में क्रिश भी था, बल्कि उसके लिए अभी सब कुछ महेश बन चुका था। वो महेश के पास आती है और वापस से कहती है कि अब तुम मुझे छोड़ के कहीं मत जाना, मैं तुम्हारे साथ आ चुकी हूँ। महेश को ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम लगता है कि इस लड़की की मेमोरी खो चुकी है, ये लड़की पागल हो गई, क्यों ना इसका फायदा उठा लिया जाए। यहाँ पे क्रिश परफॉर्म करने वाला था और उसे वानी कहीं पे भी नहीं दिखती है, तो वो वानी को हर तरफ ढूंढने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि महेश वानी का फायदा उठाने के लिए उसे अपने वैनिटी के अंदर ले आया था और उसके बहुत क्लोज आ चुका था।
इवन वानी तो खुद के होश में ही नहीं, उसे तो कोई मेमोरी याद ही नहीं थी कि महेश ने उसके साथ क्या किया है। उसकी लाइफ में क्रिश है और वो महेश को पूरी तरीके से खुद को सौंप देती है। महेश उसे टच करने लगता है और इतनी ही देर के अंदर यहाँ क्रिश पहुंच जाता है, जो कि वानी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन वानी तो यहाँ पे भूल गई थी कि क्रिश है ही कौन और वो महेश के पीछे जाकर छुप जाती है। अब यहाँ पे महेश क्रिश के ऊपर चिल्लाता है और उसे यहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन क्रिश तो यहाँ पे धमाधम महेश की कुटाई कर देता है, उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है। वानी को अभी भी याद नहीं आता कि क्रिश उसके लिए कौन है और यहाँ पे वो चाकू उठा लेती है और क्रिश के सामने चाकू करके कहती है कि चला जा यहाँ से, अभी के अभी चला जा। है कौन तू जो महेश के साथ ऐसा कर रहा है? महेश मेरा पति है, मैं उसके साथ में शादी करने वाली हूँ, वो जो भी है मेरा है। और क्रिश ये बातें अपने आंखों से कानों से सबसे सुन रहा है, बस रो रहा है। वो इस लड़की के ऊपर क्या ही चिल्लाएगा जिसके पास अपनी कोई मेमोरी ही नहीं है। वो बस उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। महेश जो कि बुरी तरीके से पिट रखा था वो वहां से 1 सेकंड के अंदर भाग जाता है और क्रिश कहीं ना कहीं वानी को बस पकड़ लेता है, जो कि पूरी तरीके से अपनी मेमोरी खो चुकी थी। बहुत बुरी तरीके से रोती है। क्रिश उसे पकड़ के बस संभाल रहा था, उसे कैसे तैसे करके होल्ड कर रहा था क्योंकि वानी एकदम बेकाबू हो गई थी। इवन वानी ने तो क्रिश के हाथ पे चाकू भी मार दिया था, जो कि बहुत ही ज्यादा ही बुरी वाली चीज कर दी थी उसने। और यहाँ पे बस वो फूट फूट के रोने लग जाती है। कैसे तैसे करके क्रिश वानी को संभालता है, होटल वगैरह लेके जाता है, उसे सुला देता है। उसके खुद के हाथों पे खून बह रहा था। अब तक यहाँ पे हम क्रिश के फादर को भी देखते हैं, जो कि रिहब सेंटर से आने के बाद काफी ज्यादा ठीक हो चुके थे और अपने बेटे से जाकर बात करते हैं कि देख, जब तेरी माँ मरी थी ना, मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी, मैंने उसके पीछे अपनी दुनिया लुटा दी, मैं तुझे भूल गया था, अपना सब कुछ गवा दिया था। अगर उस वक्त मैं थोड़ा तेरा ध्यान रख लेता तो आज तेरी लाइफ थोड़ी अलग होती। तू मेरी जगह मत आना, तू बिल्कुल मेरे जैसा मत बनना, थोड़ी अपने बारे में भी सोच। लेकिन क्रिश उस वक्त इन बातों को सुनता तो है लेकिन समझता नहीं है। उसके लिए भी वानी ही सबसे ज्यादा जरूरी थी, उसकी मेमोरी रिकवर करना ही सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी। वो वानी के पास फिर से जाता है, पियानो वगैरह प्ले करने लगता है। वानी को यही याद नहीं था कि कल का दिन क्या था। उसे तो लग रहा था कि कॉन्सर्ट आज के दिन में है, तो उसे क्रिश बताता है कि नहीं, कॉन्सर्ट हो चुका है, तुम बहुत खुश थी, तुमने बहुत एंजॉय किया। वो वानी को कुछ नहीं बताता था कि कल उसने क्या कर रखा है, लेकिन वानी को ये तो फील हो गया था कि क्रिश थोड़ा उदास है, उसके साथ में कुछ तो गलत हुआ है। तो यहाँ पे क्रिश कहता है कि हाँ, मेरा एक फ्रेंड है, वो बहुत ही अलग तरीके का लड़का था, खुद के पैशन को फॉलो करता था। तब उसकी लाइफ के अंदर एक लड़की आई जिसे वो बहुत प्यार करने लगा, लेकिन अब वो लड़की उसे बहुत दूर जा रही है, उस जगह पे जहाँ पे वो लड़का जा ही नहीं सकता है, यानी कि मेरा दोस्त चाहकर भी नहीं जा सकता है। अब यहाँ पे वानी कहती है कि तुम्हारे दोस्त की गर्लफ्रेंड अगर कहीं पे जा रही है, वो लड़की उसे छोड़ के जा रही है, तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे दोस्त के लिए एक ऐसा गाना लिखती हूँ जो कि अगर तुम्हारा दोस्त गाएगा तो वो लड़की भागी चली आएगी, दुनिया में कहीं पे भी होगी तो वो उसके पास में लौट के फिर से आ जाएगी, तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं उसके लिए सब कुछ लिख दूंगी। अब क्रिश कैसे बताएं कि वह लड़की और कोई नहीं बल्कि खुद वानी है, जो कि उसकी लाइफ से बहुत ही ज्यादा दूर जाती जा रही है। यहाँ पे क्रिश वानी को छोड़ के जाता है ताकि वह गाना वगैरह लिख सके थोड़ा शांति से, और उसके बाद में केवी के पास जाके अपनी सारी चीजें खत्म करने वाला था। उसने विनीत को मारा पीटा था और जितनी भी पार्टियों से उसने साइन कर रखे थे, चेक वगैरह ले रखे थे, वो सब कुछ खत्म करने वाला था। तो यहाँ पे केवी उसके ऊपर बहुत चिल्लाता है, उसके दोस्त सब उसे डांटते हैं कि तेरा दिमाग खराब हो गया है, क्या लड़की के पीछे आखिर तू इतना कितना पागल हो सकता है, तू अपने करियर को कैसे भूल सकता है। क्रिश का अपने दोस्तों के साथ बहुत बुरा झगड़ा हो जाता है। क्रिश का वक्त यही था कि वह इस वक्त सिर्फ और सिर्फ वानी को अपना पूरा टाइम देगा, वानी के साथ रहेगा। अगर इस वक्त उसने वानी को छोड़ दिया तो शायद वानी कोई गलत कदम उठा लेगी, तो वो अपना सब कुछ छोड़ के वानी के पास वापस लौटना चाहता था। जब वो सब चीजें खत्म करके वानी के पास आता है तब तक सच में बहुत ज्यादा देर हो जाती है। वानी इस जगह पे थी ही नहीं, वो गायब हो चुकी थी, हर जगह उसे ढूंढा जाता है, हर जगह ढूंढते हैं। पुलिस वालों का कहना था कि यह एक बहुत ही टफ केस है, अल्जाइमर वाले पेशेंट्स होते हैं, वो ऐसी ऐसी जगहों पे चले जाते हैं या फिर उनके साथ कोई अनहोनी हो जाती है कि उनका मिलना नामुमकिन ही समझो। इस बात से क्रिश बहुत बुरी तरीके से पागल हो गया था, अपने पूरे उस कमरे के अंदर जितनी भी चीजें थी सब कुछ तोड़ फोड़ देता है, बहुत बुरी तरीके से रोता धोता है, हर एक चीज तबाह कर देता है। तभी उसे वानी की बुक मिलती है जिसके अंदर उसने गाना लिखा था, यानी कि वही गाना जिसके पीछे ये पूरी कहानी बन गई है, सयारा। अब जाके कृष्ण ने कहा था कि जैसे वानी ने कहा था कि अगर यह गाना गाया जाएगा तो वो लड़की उसे कहीं से भी ढूंढ लेगी, मिल जाएगी। तो कृष्ण उस गाने को शुरू करता है, कंपोज करना शुरू करता है, अपने दोस्तों के पास जाता है, उनका बैंड वापस बनाता है, गाना शुरू करता है ताकि वह लड़की उसे मिल जाए। अब तक कहानी 1 साल आगे निकल चुकी थी, वानी लौट के नहीं आती है। कृष्ण उसे दुनिया के हर एक कोने में ढूंढ चुका था लेकिन वानी उसे नहीं मिलती है। कृष्ण ने ना जाने कितने शोज कर दिए, पूरे इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया, लंदन, हर एक जगह वो शोज कर चुका था, लेकिन वानी का कोई नामो निशान नहीं था। जो कृष्ण को चाहिए था, नेम फेम शहरत, हर एक चीज उसे मिल चुकी थी, हर एक इंसान के मुंह पे सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का नाम ही था। लेकिन कृष्ण अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं था, 1% भी खुश नहीं था, क्योंकि उसके लाइफ में कुछ चीजें थी ही नहीं जिसके लिए वो ये सब कुछ चाहता था। वो तो इंसान उसके लिए था ही नहीं। एक दिन की बात है जब वो एक कॉन्सर्ट के अंदर बैठा था, बिल्कुल अलग थलग जाके बहुत दूर बैठा था, और यहाँ पे जब लोग उसके गानों के ऊपर रील्स सॉन्ग्स वगैरह बनाने लगे थे तो इन्हीं में से एक रील स्क्रॉल होती है, और जब केवी देखता है कि एक लड़की गा रही है और उसके पीछे उसे किसी की आंखें दिखाई देती है, उन आंखों को जूम किया जाता है तो सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि आंखें और किसी की नहीं बल्कि वानी की ही थी। फटाफट सर्च टीम बिठाई जाती है, कॉन्सर्ट चेक किया जाता है कि आखिर ये लड़की कहाँ थी, कौन गा रही थी, उसने किस जगह पे गाना गाया है। तब पता चलता है कि यह शिमला के अंदर लड़की थी, वहाँ पे गा रही थी और वहाँ पे काफी सारे लोग इकट्ठे हुए थे। वानी के बारे में भी यहाँ पे लोगों से पूछताछ करी जाती है तो पता चलता है कि उसने एक लेटर लिखा था और वो यही कहती थी कि यहाँ पे मुझे एक लड़का ढूंढता हुआ आएगा, ये लेटर बस उसे दे देना। इस वक्त गर्ल्स हॉस्टल के अंदर रहा करती थी, बिल्कुल अलग थलग रह रही है, और वानी ने यहाँ पे जो लेटर लिखा था उसके अंदर लिखा था कि कृष्ण, मुझे सब कुछ याद आ गया है कि आखिर उस दिन मैंने क्या करा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वानी के सामने वो वीडियोस आ गए थे कि उसने उस दिन कॉन्सर्ट में इतना भयंकर वाला बवाल मचा दिया था। महेश के पीछे चली गई थी, कृष्ण को चाकू
चाकू मार दिया था। तो इन सब चीजों को आखिर वो बर्दाश्त कैसे कर पाती, और अगर आज क्रिश ये लेटर ढूंढता हुआ यहाँ पे पहुंच गया है, इसका मतलब है कि क्रिश ने अपना सब कुछ छोड़ दिया है और वो वानी को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच गया है। ये चीजें भी वानी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, तो अच्छा होगा कि क्रिश उससे दूर रहे और वानी अपनी एक नई लाइफ शुरू करे, क्रिश अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट करे। लेकिन इन सब बातों के ऊपर तो क्रिश को और ज्यादा यूं लगता है कि मतलब वानी ने आखिर क्या ही गलती कर दी है। मतलब वो खुद की बीमारी से इतनी ज्यादा परेशान हो गई है कि हर चीजें छोड़ के चली गई है। वो जाता है सीधा वानी से मिलता है। वानी बिल्कुल अकेली बैठी थी और इस वक्त वो क्रिश को पूरी तरीके से भूल चुकी थी कि आखिर क्रिश कौन है। क्रिश आके बताता है कि वो एक सिंगर है और लिखना चाहता है, लेकिन उसके पास शब्द नहीं है, उसे कोई गाने नहीं मिल रहे हैं। सेम टाइम में वानी भी कहती है कि हाँ वो भी लिखना चाहती है, लेकिन उसे भी कोई अच्छे शब्द नहीं मिल रहे हैं। तो क्रिश कहता है ठीक है फिर कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी गाने लिखने के लिए कोई बहुत अच्छे माहौल की जरूरत होती है, कभी भी ऐसे गाना नहीं लिखा जाता है। यानी कि जो चीजें वानी ने एक वक्त पे क्रिश के लिए कही थी वही चीजें क्रिश कहता है कि गाने लिखने के लिए दिल से लिखा जाना जरूरी है, उसके लिए माहौल जरूरी है, आपका किसी अच्छी याद को याद करना जरूरी है, किसी वक्त में होना जरूरी है। जिसके बाद में क्रिश अपने साथ में वानी को एक प्लेग्राउंड के अंदर ले जाता है। हर तरफ बहुत ही खूबसूरत वादियां थी और बर्फ के अंदर वो खेलना शुरू करता है, क्योंकि वानी ने पहली बार वहीं से लिखना शुरू करा था। वानी के सामने बार बार में क्रिश वो चीजें दोहराता जाता है जिन चीजों को उसने बहुत बार दोहराया था, लेकिन वानी को कुछ भी याद नहीं आता। क्रिश रो रो के फूट फूट के रोता है उसके सामने और बार बार उन्हीं चीजों को रिपीट करता है, लेकिन वानी को कुछ भी याद नहीं था कि क्रिश उसकी लाइफ में कहाँ है। एक वक्त ऐसा आता है जब क्रिश बिल्कुल अपनी हिम्मत खो चुका था, टूट चुका था कि अब वानी उसे कभी याद नहीं कर पाएगी, और तभी आखिरकार वानी को उसका नाम याद आता है। वह जोर जोर से चिल्लाती है क्रिश कपूर, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वानी को आखिरकार आखिरी मोमेंट पे क्रिश याद आ जाता है। सारी मेमोरीज याद आ जाती है और क्रिश के पास उसकी वानी लौट आई थी। अब क्रिश वानी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है, उसे हर जगह हर वक्त अपने साथ रखता है। इवन वानी की भी मेमोरीज आ चुकी थी, क्रिश वानी के साथ में शादी कर लेता है। ये लोग अपनी एक नई लाइफ बनाते हैं, कॉन्सर्ट्स करते हैं, बहुत खुश रहते हैं। मेरे दोस्तों से निवेदन है कृपया मुझे सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब